इमेजिन कीजिए कि आप 1950s में वापस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम रन करना चाहते थे, मान लीजिए बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करना या टैक्स टेबल्स कंप्यूट करना, तो आप बस एक टर्मिनल ओपन करके कमांड टाइप करके एंटर नहीं दबा सकते थे। वहां कोई मॉनिटर्स नहीं थे, वहां कोई कीबोर्ड्स नहीं थे, वहां कोई माउस नहीं थे। इनफैक्ट वहां कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। इसके बजाय कंप्यूटर रूम के साइज की विशालकाय मशीनें थीं जो ग्लोइंग वैक्यूम ट्यूब्स से चलती थीं। एक कैलकुलेशन रन करने के लिए आपको मैनुअली फिजिकल स्विचेस फ्लिप करने पड़ते थे, पैच केबल्स को स्विचबोर्ड्स में प्लग करना पड़ता था और कार्डबोर्ड पंच कार्ड्स के फिजिकल स्टैक्स को एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर टेक्नीशियन को सौंपना पड़ता था। अगर आपके प्रोग्राम में एक सिंगल टाइपो भी होता तो आपको अगली सुबह तक पता नहीं चलता, जब प्रिंटेड रिजल्ट्स एक क्रिप्टिक एरर मैसेज के साथ वापस आते थे। हम उन अजीबोगरीब मैनुअल चलने वाली भारी भरकम मशीनों से आज के स्मार्टफोन्स, क्लाउड सर्वर्स और सुपरकंप्यूटर्स को पावर देने वाले लाइटनिंग फास्ट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब इकोनॉमिक नेसेसिटी से चलने वाले इवोल्यूशन में छिपा है। मिड 20th सेंचुरी में कंप्यूटर हार्डवेयर की कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती थी, जबकि ह्यूमन लेबर कंपैरेटिवली सस्ता था। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स पर प्रोसेसर टाइम के हर सिंगल माइक्रोसेकंड को मैक्सिमाइज करने का इमेंस प्रेशर था। इस आर्किटेक्चर का हर मेजर लीप एक स्पेसिफिक हार्डवेयर एफिशिएंसी बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए हुआ था। चलिए इस टेक्नोलॉजिकल जर्नी को ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के 4 मेजर एराज के जरिए समझते हैं। सेक्शन ब्रेक, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स, द एरा ऑफ पंच कार्ड्स एंड वेलवेट रोप्स। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में यानी 1940s और अर्ली 1950s में मशीनें सिंगल यूजर या बेयर मेटल मॉडल पर ऑपरेट करती थीं। एक प्रोग्रामर टाइम का एक ब्लॉक बुक करता था। मान लीजिए ट्यूसडे को 2 PM से 4 PM तक एयर कंडीशनड कंप्यूटर रूम में जाता था और अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए मशीन को फिजिकली रिवायर या सेटअप करता था। अगर प्रोग्रामर जल्दी काम खत्म कर लेता था तो मशीन बेकार बैठी रहती थी। अगर उनका प्रोग्राम पहले 5 मिनट में क्रैश हो जाता था तो बचे हुए 115 मिनट तब तक वेस्ट हो जाते थे जब तक वे मैग्नीफाइंग ग्लास से हार्डवेयर फॉल्ट्स या सिंटैक्स एरर्स ढूंढते थे। द सिंपल बैच सिस्टम एक्सपेंसिव हार्डवेयर के इस भारी वेस्टेज को खत्म करने के लिए 1950s के आखिरी सालों में कंप्यूटर डिजाइनर्स ने बैच प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस की। प्रोग्रामर्स को मशीन का डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस देने के बजाय कंपनियां एक डेडिकेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर करती थीं। प्रोग्रामर पेपर कार्ड्स में होल्स करके ऑफलाइन अपना कोड और डेटा तैयार करते थे। वे सर्विस काउंटर तक जाते, पंच कार्ड्स का डेक ऑपरेटर को सौंपते और चले जाते। ऑपरेटर का काम सिमिलर जॉब्स को एक साथ बैचेस में ग्रुप करना था, जैसे कि सभी फोरट्रान प्रोग्राम्स को एक स्टैक में और सभी कोबोल प्रोग्राम्स को दूसरे स्टैक में कलेक्ट करना और उन्हें कंप्यूटर में सीक्वेंस में फीड करना। यह डायग्राम एक अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम बैच मॉनिटर के वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह फोरट्रान जॉब्स के सीक्वेंस को दिखाता है जिन्हें वन आफ्टर अंदर प्रोसेस किया जा रहा है। बैच मॉनिटर जॉब को रीड करता है, उसे फिनिश होने तक एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम मेमोरी को क्लियर करता है और फिर क्यू में सब्सिक्वेंट जॉब को लोड करता है। बैच मॉनिटर नाम का एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पुराना पूर्वज था, मेमोरी के एक रिजर्व्ड कॉर्नर में परमानेंटली रहता था। मॉनिटर सिंपल ऑटोमेटेड रूल्स फॉलो करता था। कार्ड रीडर से जॉब 1 को मेमोरी में रीड करना, जॉब 1 को कंट्रोल ट्रांसफर करना ताकि वह एग्जीक्यूट हो सके। जब जॉब 1 फिनिश होता या क्रैश होता तो कंट्रोल वापस ले लेना, रिजल्ट्स को मैग्नेटिक टेप या लाइन प्रिंटर पर आउटपुट करना, जॉब 2 को रीड करना और इसे रिपीट करना। द बॉटलनेक CPU आइडल टाइम और द IO बाउंड प्रॉब्लम। हालांकि बैच प्रोसेसिंग बेयर मेटल बुकिंग के मुकाबले एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट थी, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी, मैकेनिकल स्पीड बैरियर। किसी मैकेनिकल कार्ड रीडर से डेटा रीड करने या लाइन प्रिंटर पर रिजल्ट्स लिखने में सेकंड्स या मिनट्स लगते थे। CPU पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करने में मिली सेकंड्स लगते थे। सोचिए कि एक टिपिकल रन के दौरान क्या होता था। 0.01 सेकंड्स CPU रिजल्ट कैलकुलेट करता है, 5.00 सेकंड्स CPU बेकार वेट करता है, जबकि एक मैकेनिकल प्रिंटर धीरे धीरे पेपर रोल करता है और रिजल्ट को इंक करता है। सेंट्रल प्रोसेसर, जो पूरी बिल्डिंग में सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट था, उसने अपने लाइफ स्पैन का 95% से ज्यादा हिस्सा खाली स्पेस में घूरते हुए बिता दिया, सिर्फ स्लो मैकेनिकल इनपुट या आउटपुट आई या ओ डिवाइसेज का फिजिकल कंपोनेंट्स को मूव करना फिनिश करने का वेट करते हुए।
सॉल्यूशन था मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम्स। इस बॉटलनेक को ब्रेक करने के लिए 1960s में कंप्यूटर इंजीनियर्स ने मल्टी प्रोग्रामिंग डेवलप की। मेमोरी में एक समय पर सिर्फ एक जॉब रखने के बजाय ओएस को रिडिजाइन किया गया था ताकि रैम के डिफरेंट सेक्शंस में एक साथ मल्टीपल जॉब्स को लोडेड रखा जा सके। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल मेमोरी सीपीयू शेड्यूलिंग को मैनेज करता है। यह दिखाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर के साथ 3 जॉब्स मेमोरी में लोडेड हैं। जब जॉब 1 प्रिंटर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का वेट करने के लिए पॉज होती है तो सीपीयू कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए एग्जीक्यूशन को जॉब 2 पर स्विच कर देता है, जबकि जॉब 3 कार्ड रीडर इनपुट आउटपुट का वेट करते हुए मेमोरी में ही रहती है। अब जब जॉब 1 किसी प्रिंटर या मैग्नेटिक टेप ड्राइव का एक आई या ओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए वेट करने के लिए पॉज होता था तो ओएस तुरंत सीपीयू का अटेंशन जॉब 2 पर स्विच कर देता था। जब जॉब 2 को आई या ओ परफॉर्म करने की जरूरत होती थी तो सीपीयू जॉब 3 पर स्विच कर जाता था, यह एनश्योर करके कि प्रोसेसर के पास हमेशा कंप्यूटेशनल वर्क क्यू में रहे। सीपीयू यूटिलाइजेशन 10% से भी कम से बढ़कर लगभग 100% तक पहुंच गया। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, डेस्कटॉप पर इंटरेक्शन लाना। मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम्स कंप्यूटर ऑनर्स के लिए फैंटास्टिक थे क्योंकि वे एक्सपेंसिव हार्डवेयर से मैक्सिमम काम निकाल लेते थे, लेकिन ह्यूमन प्रोग्रामर्स के लिए यह एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग था। बैच प्रोसेसिंग पूरी तरह से नॉन इंटरेक्टिव थी। एक बार जब आपने अपना कार्ड डेक ऑपरेटर को सौंप दिया तो आपके पास अपने प्रोग्राम के रन होने के दौरान उससे कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं होता था। अगर आपके कोड में एक छोटा सा सिंटैक्स एरर होता, जैसे लाइन 12 पर एक मिसिंग कॉमा, तो आपको तब तक पता नहीं चलता था जब तक कि 6 से 24 आवर्स के बाद आपका प्रिंटेड आउटपुट आपके फिजिकल मेलबॉक्स में नहीं रख दिया जाता था। आप कॉमा फिक्स करते, कार्ड डेक को फिर से सबमिट करते और एक और पूरा दिन वेट करते। एक जॉब सबमिट करने और फाइनल रिजल्ट्स रिसीव करने के बीच के इस डिले को टर्नअराउंड टाइम कहा जाता है। बैच एरा में टर्नअराउंड टाइम को आवर्स या डेज में मेजर किया जाता था, जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड को काफी लिमिट कर दिया था। सीपीयू टाइम शेयरिंग मल्टीप्लेक्सिंग की तरफ शिफ्ट। लेट 1960s और 1970s में कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने एक रिवॉल्यूशनरी क्वेश्चन पूछा कि क्या हो अगर कंप्यूटर रियल टाइम में ह्यूमन इनपुट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। हार्डवेयर कॉस्ट्स कम हो रही थीं और कंप्यूटर टर्मिनल्स जैसे कीबोर्ड्स जो सिंपैक्स्ड स्क्रीन्स या टेलीटाइप प्रिंटर्स के साथ पेयर्ड थे अवेलेबल हो रहे थे। इसने टाइम शेयरिंग सिस्टम्स को जन्म दिया, जिन्हें मल्टीटास्किंग सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दर्जनों या सैकड़ों कनेक्टेड यूजर्स के बीच सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम को तेजी से रोटेट करता है। यह डायग्राम एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कैसे एक सिंगल सीपीयू कोर 3 डिफरेंट यूजर टर्मिनल्स के बीच प्रोसेसिंग पावर को साइकिल करने के लिए सीक्वेंशियली 20 मिलीसेकंड के टाइम स्लाइसेस एलोकेट करता है। हर यूजर अपने खुद के टर्मिनल पर बैठता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पास सेंट्रल कंप्यूटर का एक्सक्लूसिव एक्सेस है। रियलिटी में ओएस हर यूजर को सीपीयू टाइम का एक बहुत छोटा टुकड़ा देता है जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है, जो आमतौर पर 10 to 100 मिलीसेकंड्स का होता है। अगर यूजर 1 एक कमांड टाइप कर रहा है तो ओएस उनके कीस्ट्रोक को 5 मिलीसेकंड्स में प्रोसेस करता है। फिर यूजर 2 के स्प्रेडशीट फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए 20 मिलीसेकंड्स के लिए स्विच करता है। यूजर 3 की स्क्रीन को अपडेट करता है और वापस यूजर 1 पर लूप करता है, इससे पहले कि यूजर 1 अपनी उंगली की से हटा भी पाए। फंडामेंटल ट्रेड ऑफ थ्रूपुट वर्सेस रिस्पॉन्स टाइम। बैच प्रोसेसिंग से टाइम शेयरिंग में ट्रांजिशन कंप्यूटर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन ट्रेड ऑफ्स में से एक को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो गेट एग्जामिनेशंस और सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में अक्सर टेस्ट किया जाता है। बैच सिस्टम्स थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। गोल यह है कि हर घंटे मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ जॉब्स को फिनिश किया जाए। सिस्टम हार्डवेयर को बिजी रखने को प्रायोरिटी देता है, भले ही इंडिविजुअल यूजर्स को अपने आउटपुट के लिए घंटों इंतजार करना पड़े। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स रिस्पॉन्स टाइम और इंटरेक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। गोल यह है कि यूजर इनपुट्स को लगभग तुरंत अंडर 100 मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्ड किया जाए। इसे अचीव करने के लिए सिस्टम एक्स्ट्रा ऑपरेशनल ओवरहेड एक्सेप्ट करता है, जैसे कि यूजर्स के बीच फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ह्यूमन कन्वीनियंस और रियल टाइम इंटरेक्शन के बदले में।
यह टेबल कई की डिजाइन मैट्रिक्स के बेसिस पर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स को टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के साथ कंपेयर करती है। फर्स्ट, एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल टोटल काम जो पूरा हुआ है उसे मैक्सिमाइज करना है, जिसे थ्रूपुट भी कहा जाता है, जबकि एक टाइम शेयरिंग सिस्टम यूजर इनपुट के डिले यानी रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने पर फोकस करता है। यूजर इंटरेक्शन की बात करें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बैच प्रोसेसिंग में कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स कंटिन्यूअस रियल टाइम इंटरेक्टिव कंट्रोल की परमिशन देते हैं। शेड्यूलिंग के लिए बैच सिस्टम्स एक प्रोग्राम को तब तक रन करते हैं जब तक कि कोई इनपुट आउटपुट ब्लॉक या कंप्लीशन न हो जाए, जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम्स प्रीएम्प्टिव टाइम स्लाइसिंग का यूज करते हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन। इससे टर्नअराउंड टाइम में एक बड़ा डिफरेंस आता है, जो बैच प्रोसेसिंग के लिए घंटों से लेकर दिनों तक हो सकता है, लेकिन टाइम शेयरिंग के लिए सिर्फ मिलीसेकंड्स से लेकर सेकंड्स तक ही होता है। इस वजह से बैच प्रोसेसिंग के लिए आइडियल वर्कलोड में पेरोल और साइंटिफिक सिमुलेशंस जैसे हैवी ऑफलाइन कैलकुलेशंस शामिल होते हैं, जबकि टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस क्वेरीज और इंटरैक्टिव डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए आइडियल है। सेक्शन ब्रेक, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स स्केलिंग बियॉन्ड अ सिंगल मशीन। जैसे जैसे 1980s और 1990s के दौरान पर्सनल कंप्यूटर्स और माइक्रोप्रोसेसर्स की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी, कंप्यूटिंग जाइगेंटिक सेंट्रल मेनफ्रेम्स से हटकर इंडिपेंडेंट मशीनों के नेटवर्क्स की तरफ शिफ्ट हो गई। एक ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस एक सिंगल हार्डवेयर चेसिस के अंदर लोकेटेड फिजिकल रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, रैम और डिस्क्स को मैनेज करता है। लेकिन क्या होता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़े 500 सर्वर हों और आप चाहते हैं कि वे सब मिलकर एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करें? इसी रिक्वायरमेंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डीओएस का क्रिएशन हुआ। यह डायग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक यूनिफाइड ग्लोबल सिस्टम व्यू डिफरेंट लोकेशंस पर 3 सेपरेट फिजिकल नोड्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें से हर एक अपने लोकल प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज रिसोर्सेज को मैनेज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स: एक ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस फिजिकली सेपरेट और नेटवर्क्ड कंप्यूटेशन नोड्स के कलेक्शन को मैनेज करता है और उन्हें यूजर के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि वे एक सिंगल, मैसिव और यूनिफाइड कंप्यूटर हों। यह यूनिफाइड व्यू लोकेशन ट्रांसपेरेंसी के जरिए अचीव किया जाता है। कंप्यूटेशन माइग्रेशन: अगर सर्वर ए हाई सीपीयू टास्क से ओवरलोडेड है जबकि सर्वर भी आइडल बैठा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस ऑटोमेटिकली एक रनिंग प्रोसेस को पैकेज कर सकता है और आपके नोटिस किए बिना उसे नेटवर्क के जरिए सर्वर बी पर एग्जीक्यूट होने के लिए मूव कर सकता है। डेटा ट्रांसपेरेंसी: आप 3 रूम्स दूर या 3 कॉन्टिनेंट्स दूर किसी स्टोरेज ड्राइव पर स्टोर की गई फाइल को स्टैंडर्ड फाइल पाथ्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट .pdf का यूज करके ओपन कर सकते हैं, और आप इस बात से कंप्लीटली अनअवेयर रहते हैं कि बाइट्स फिजिकली कहां पर हैं। फॉल्ट टॉलरेंस और रिलायबिलिटी: अगर मशीन सी में कोई हार्डवेयर ब्रेकडाउन होता है या उसकी पावर चली जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस फेलियर को डिटेक्ट कर लेता है और टास्क को नोड ए और नोड बी पर रीरूट कर देता है, जिससे सिस्टम वाइड डाउन टाइम से बचा जा सके। नेटवर्क ओएस वर्सेस लूज वर्सेस टाइट कपलिंग: एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एनओएस और एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डीओएस के बीच डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क ओएस, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड लिनक्स विद एसएसएच या एनएफएस या विंडोज सर्वर, यूजर को साफ तौर पर पता होता है कि मल्टीपल इंडिविजुअल कंप्यूटर्स मौजूद हैं। आपको स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस पर लॉग इन करना होगा, नेटवर्क कमांड्स का यूज करके मैनुअली फाइल्स ट्रांसफर करनी होंगी और हर सर्वर को सेपरेटली मैनेज करना होगा। नोड्स लूजली कपल्ड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, 9 मॉडर्न क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स जैसे कि कुबरनेटीज। इंडिविजुअल मशीन्स अपनी अलग पहचान खो देती हैं। सिस्टम प्रोसेसर्स, मेमोरी और स्टोरेज का एक सिंगल ग्लोबल पूल प्रेजेंट करता है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करता है। सिस्टम कंपोनेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन लेवल पर टाइटली कपल्ड होते हैं। सेक्शन ब्रेक: रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आरटीओएस, व्हेन टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब तक हमने मैक्सिमम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, बैच या ह्यूमन रिस्पॉन्सिवनेस टाइम शेयरिंग के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम्स पर डिस्कस किया है। लेकिन कंप्यूटिंग की एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जहां सिर्फ सही मैथमेटिकल आंसर पाना ही काफी नहीं है। आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम विंडो के अंदर सही आंसर मिलना चाहिए,
वरना कैटास्ट्रोफी हो सकती है। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आरटीओएस हैं। एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस को कंसीडर कीजिए। जब आप किसी आईसी रोड पर अचानक ब्रेक लगाते हैं तो व्हील सेंसर स्लिपिंग को डिटेक्ट करते हैं और कार के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को सिग्नल्स भेजते हैं। अगर ओएस 2 मिलीसेकेंड्स में ब्रेकिंग पल्स पैटर्न कैलकुलेट कर लेता है तो कार सेफली रुक जाती है। अगर ओएस 3 सेकेंड्स लेता है क्योंकि वह डैशबोर्ड डिस्प्ले विजेट को अपडेट करने या मैप पैच डाउनलोड करने में बिजी था तो कार क्रैश हो जाती है। एक आरटीओएस में करेक्टनेस न केवल कंप्यूटेशन के लॉजिकल रिजल्ट पर डिपेंड करती है बल्कि उस प्रिसाइज टाइम स्टैम्प पर भी डिपेंड करती है जिस पर रिजल्ट डिलीवर होता है। यह डायग्राम हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स को कंपेयर करता है। एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एब्सोल्यूट डेडलाइन को मीट करना क्रिटिकल होता है और इसे मिस करने से कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो सकता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एक डिजायर्ड डेडलाइन कायम रखता है जहां टारगेट मिस होने पर सिर्फ परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, जैसे कि सिस्टम जिटर या ड्रॉप्ड फ्रेम्स। हार्ड रियल टाइम वर्सेस सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स रियल टाइम सिस्टम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इस बेसिस पर कि डेडलाइन मिस होने पर कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स डिले के लिए जीरो टॉलरेंस। एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एक सिंगल डेडलाइन मिस होने से भी पूरा सिस्टम फेल हो सकता है या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक अनप्रेडिक्टेबल डिले या अचानक होने वाले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉजेस पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हैं। ओएस एग्जीक्यूशन टाइम पर एब्सोल्यूट और बाउंड्स की गारंटी देता है जिसे डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी और डिस्क स्टोरेज। हार्ड आरटीओएस आर्किटेक्चर अक्सर वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग या सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज जैसे फीचर्स को पूरी तरह से डिसेबल कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक एसएसडी से पेज फेच करने से अनप्रेडिक्टेबल लेटेंसी स्पाइक्स, पेज फॉल्ट्स आ सकते हैं जिससे कोई टास्क अपनी डेडलाइन मिस कर सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑटोमोटिव एयरबैग डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स जिन्हें इम्पैक्ट के 15 से 30 मिलीसेकंड्स के भीतर ट्रिगर होना ही चाहिए। इम्प्लांटेबल मेडिकल पेसमेकर्स, एयरक्राफ्ट फ्लाई बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ्टी स्विचेस। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स ग्रेसफुल डिग्रेडेशन के साथ फ्लेक्सिबल डेडलाइंस। एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन कभी कभार एक डेडलाइन मिस होने से कोई फिजिकल डैमेज या सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है। ये सिर्फ यूजर द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS को डिग्रेड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम जितना हो सके उतनी बार डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश करता है और बैकग्राउंड एक्टिविटीज के मुकाबले टाइम सेंसिटिव टास्क को प्रायोरिटी देता है। हालांकि कभी कभार होने वाले डिले को टॉलरेट किया जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जिसमें एक मिस्ड डेडलाइन की वजह से एक फ्रेम स्किप हो जाता है या छोटा सा बफरिंग व्हील आ जाता है लेकिन वीडियो फिर से रिज्यूम हो जाता है। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग जिसमें डिले की वजह से टेम्परेरी लैग होता है लेकिन गेम इंजन रिकवर कर लेता है। वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट मोशन ट्रैकिंग जिसमें लेटेंसी की वजह से विजुअल स्टटर होता है लेकिन हार्डवेयर ऑपरेशनल रहता है। सेक्शन ब्रेक की मैट्रिक्स के अक्रॉस आर्किटेक्चरल कंपैरिजन आपको टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आइए सभी 4 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम पैराडाइम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल 5 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्स टाइम, CPU यूटिलाइजेशन, यूजर इंटरैक्शन की मैकेनिज्म्स और टिपिकल एप्लीकेशंस के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स का जॉब थ्रूपुट और हार्डवेयर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना होता है। इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही स्लो होता है जो घंटों से लेकर दिनों तक हो सकता है लेकिन ये लगभग 90-100% का बहुत हाई CPU यूटिलाइजेशन मेंटेन करते हैं। जॉब एग्जीक्यूशन के दौरान कोई यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है। ये सिस्टम्स ऑफलाइन कार्ड रीडर्स, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज और सीक्वेंशियल क्यूज पर रिलाई करते हैं और आमतौर पर इनका यूज हिस्टोरिकल मेनफ्रेम्स, पेरोल कैलकुलेशन रन्स और बैच रेंडरिंग में किया जाता है। सेकंड, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग सिस्टम्स यूजर रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने और इंटरेक्टिविटी को इनेबल करने पर फोकस करते हैं। ये मिलीसेकंड्स में फास्ट और इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स टाइम्स ऑफर करते हैं जिसमें मॉडरेट से हाई शेयर्ड CPU यूटिलाइजेशन होता है।
यूजर्स के पास कंटिन्यूअस और रियल टाइम कंट्रोल होता है कि मैकेनिज्म्स में प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग, टाइम स्लाइसिंग और मेमोरी प्रोटेक्शन शामिल हैं जो मॉडर्न डेस्कटॉप्स, स्मार्टफोन्स और वेब सर्वर्स को पावर करते हैं। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिसोर्स शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम्स नेटवर्क लेटेंसी के बेसिस पर वेरिएबल होते हैं और सीपीयू यूटिलाइजेशन एक नोड क्लस्टर में बैलेंस रहता है। ये लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, मैसेज पासिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स का यूज करके यूजर्स को एक यूनिफॉर्म सिंगल सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और आमतौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, क्लस्टर कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स को सर्व करते हैं। फोर्थ, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्ट्रिक्ट और डिटर्मिनिस्टिक कंप्लीशन डेडलाइंस की गारंटी देते हैं। इनमें माइक्रोसेकंड्स में अल्ट्रा फास्ट और डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स टाइम्स होते हैं, जिसमें कम और जानबूझकर ओवर प्रोविजन्ड किया गया सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। यूजर इंटरेक्शन मिनिमल होता है या फिर स्पेशलाइज्ड सेंसर इनपुट तक ही लिमिटेड होता है। ये फिक्स्ड बाउंड्स के अंडर बिना वर्चुअल मेमोरी पेजिंग के प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का यूज करके ऑपरेट करते हैं, जो मिसाइल गाइडेंस, मेडिकल डिवाइसेज और एयरबैग्स जैसे ऑटोमोटिव कंट्रोल्स के लिए क्रिटिकल है। फाइनली, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स फ्लेक्सिबल बाउंड्स के साथ टाइम सेंसिटिव स्ट्रीम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये मिलीसेकंड्स में फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन और मीडिया और इनपुट पर फोकस्ड हाई यूजर इंटरेक्शन ऑफर करते हैं। ये सॉफ्ट डेडलाइन गारंटीज के साथ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पर रिलाई करते हैं, जो आमतौर पर लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और रोबोटिक्स टेलीऑपरेशन में अप्लाई किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन मॉडर्न ओएस डिजाइन के पीछे का ड्राइविंग फोर्स है। इस हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन को पीछे मुड़कर देखने पर एक क्लियर पैटर्न पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कंपीटिंग गोल्स के बीच एक कंटिन्यूअस बैलेंसिंग एक्ट है। बैच सिस्टम्स ने प्रूव किया कि हार्डवेयर को बिजी रखने के लिए मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्यू में रखना जरूरी है। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स ने प्रूव किया कि टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का एक स्लाइस एक सिंगल मशीन से 100 रेड्स ऑफ ह्यूमन्स को बिना स्लगिश फील कराए इंटरेक्टिवली सर्व कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ने प्रूव किया कि फिजिकल सिलिकॉन लिमिट्स के पार परफॉर्मेंस को स्केल करने के लिए नेटवर्क्स को कंप्यूट और स्टोरेज के यूनिफाइड पूल्स में एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी है। रियल टाइम सिस्टम्स ने प्रूव किया कि प्रेडिक्टेबल और डिटर्मिनिस्टिक टाइमिंग गारंटीज के बिना सिर्फ रॉ कंप्यूटेशनल स्पीड का कोई मतलब नहीं है। लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ इनमें से किसी एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसके बजाय वे हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हर एरा की टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आपका स्मार्टफोन बैकग्राउंड सिस्टम अपडेट रन करता है, जब आप सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं और क्लाउड स्टोरेज में फोटोज सिंक कर रहे होते हैं, तो ये यूजर इंटरफेस को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रखने के लिए टाइम शेयरिंग का यूज करता है। वाईफाई से कनेक्ट होने पर यह बैकग्राउंड लॉग अपलोड्स और फाइल इंडेक्स अपडेट्स को एनर्जी एफिशिएंट बैचेस में बंडल करने के लिए बैच प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स का यूज करता है। ये क्लाउड सर्वर क्लस्टर्स के साथ आपके डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोटोकॉल्स का यूज करता है। ये एंश्योर करने के लिए सॉफ्ट रियल टाइम शेड्यूलिंग रूल्स का यूज करता है कि बैकग्राउंड टास्क कंप्लीट होने पर आपका ऑडियो प्लेबैक स्टर न करे। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर समरी और क्विक सेल्फ चेक। आगे बढ़ने से पहले इन कोर टेकअवेज के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। बैच प्रोसेसिंग ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? इसने इंडिविजुअल जॉब्स के बीच ह्यूमन सेटअप डिलेज को खत्म कर दिया, जिससे महंगे सीपीयू को लगातार काम मिलता रहा। बैच और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के बीच क्रिटिकल ट्रेड ऑफ क्या है? बैच सिस्टम्स यूजर रिस्पॉन्स टाइम की कीमत पर सीपीयू थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड की कीमत पर यूजर रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करते हैं। एक रियल टाइम सिस्टम को क्या डिफाइन करता है? एक ऐसा सिस्टम जहां टेम्पोरल करेक्टनेस यानी डेडलाइंस को पूरा करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फंक्शनल करेक्टनेस यानी सही मैथमेटिकल आंसर पाना। हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स के बीच मेन डिफरेंस क्या है? एक हार्ड आरटीओएस में डेडलाइन मिस होने से कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर होता है, जबकि सॉफ्ट आरटीओएस में डेडलाइन मिस होने से सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस की क्वालिटी खराब होती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने देख लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्यों इवॉल्व हुए
और वे अलग अलग एनवायरनमेंट्स में वर्कलोड्स को कैसे हैंडल करते हैं, तो एक क्रूशियल आर्किटेक्चरल सवाल बचता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के फिजिकल हार्डवेयर पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी कैसे बनाए रखता है, जबकि वह साथ ही साथ अनट्रस्टेड यूजर एप्लीकेशंस को भी सेफली साइड बाय साइड रन करता है। क्या चीज़ एक मलेशियस प्रोग्राम या बगी लूप को सिस्टम मेमोरी को वाइप आउट करने या पूरी मशीन को बंद करने से रोकती है? अगले सेक्शन में 1.4 सिस्टम कॉल्स और ड्यूल मोड ऑपरेशन, यूजर मोड वर्सेस कर्नेल मोड, हम उन हार्डवेयर एंड फर्स्ट सिक्योरिटी बाउंड्रीज को अनकवर करेंगे जो ओएस कर्नेल को उसकी अल्टीमेट पावर देती हैं। मेक श्योर कि आप रेडी हैं। हम सीपीयू के इंटरनल प्रोटेक्शन रिंग्स के अंदर गहराई से देखने वाले हैं।